Handwriting is a reflection of one's personality. It tells a lot about the person. Hello, Namaskar. I'm Sunil Rana, Principal, Dayanand Public School. Today we are going to talk about how to improve handwriting. Handwriting, लिखाई जिसे हम बोलते हैं, is very important thing for the students, parents, teachers, in any profession. The importance of handwriting is really realized. तो हम जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कैसे किया जाए। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स टुडे, कभी बात करेंगे प्रोफेशनल लोगों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है तो वो कैसे इम्प्रूव करें, बट आज हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। एक बच्चा जो बचपन से हैंडराइटिंग सीखता है, वहाँ टीचर्स और पेरेंट्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो वो हैबिट्स जब इंकलकेट हो जाती हैं बच्चे में तो उनको चेंज करना मुश्किल होता है। इसलिए हम सभी लोगों को ये चाहिए कि बच्चा जब हैंडराइटिंग शुरू करता है, उसके जो बेसिक ईयर्स होते हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मैं कोशिश करूँगी आपको ये समझाने की कि किस तरह से बच्चा अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है, किस तरह से वो बेसिकली जब वो स्टार्ट करता है तब से लेके वो अगर अच्छी हैबिट्स डेवलप करता है हैंडराइटिंग की तो उसको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक छोटा बच्चा जब लिखना शुरू करता है, जब टीचर्स नर्सरी क्लास में उसको सिखाते हैं, या आजकल पेरेंट्स बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि बच्चा बहुत छोटी एज में पेंसिल होल्डिंग सीख जाए, थोड़ा कुछ बोलने लगे, उसको कुछ बेसिक चीज़ें वो सिखाते हैं। उन दिनों में भी यानी कि पेंसिल होल्डिंग जो बचपन से ही, स्कूल से पहले ही पेरेंट्स स्टार्ट करवा देते हैं, वहाँ से ही ये इनिशियल स्टेज जो बच्चे का हैंडराइटिंग का होता है स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है पेंसिल होल्डिंग। जब बच्चा पेंसिल को होल्ड करता है तो वो होल्ड कैसे होना चाहिए। अब पेंसिल होल्डिंग के लिए हमें बच्चे के हाथ के पोस्चर पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो कौन सी फिंगर्स को यूज़ करता है। लाइक इफ़ वी आर आस्किंग द चाइल्ड टू होल्ड द पेंसिल, वो पेंसिल बच्चे की 3 फिंगर्स के बीच में होल्ड होनी चाहिए। सो दीज आर द 3 फिंगर्स, फाइन। इन फिंगर्स के बीच में थंब एंड द फर्स्ट फिंगर विल होल्ड द पेंसिल, और बहुत दूर से नहीं, जितनी पेंसिल शार्प हुई है उसके बस ऊपर के एज से पकड़ना है। एंड दिस फिंगर, द थर्ड फिंगर, विल जस्ट give the support to these 2 fingers and the pencil that we will be holding, वो पेंसिल जो है 2 फिंगर्स के बीच में होनी चाहिए, और ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे पेंसिल जो है रेस्ट करनी चाहिए। एंड जब उसको बच्चा पकड़ता है तो कई बार हम देखते हैं कि वो बच्चा गलत तरीके से या तो अपनी फिंगर को उस पेंसिल के ऊपर से निकालता है, या तो नीचे से पकड़ता है, या तो बहुत ही फोर्सफुली उस पेंसिल को होल्ड करता है। दैट इज़ रॉन्ग। तो बच्चा उसको कंफर्टेबली लिख नहीं पाता है, और बच्चा वो किसी भी तरह से होल्ड करेगा बिकॉज उसको नहीं मालूम है कि सही होल्डिंग या सही पोजिशन जो पेंसिल होल्ड की वो क्या है। सो दिस इज द राइट पोजीशन। बच्चे को समझाया जाए कि 2 फिंगर्स के बीच में पहले पेंसिल को पकड़ना है, एंड द थर्ड फिंगर विल सपोर्ट, उस पेंसिल को सपोर्ट देगी, एंड उसको बहुत पीछे से नहीं पकड़ना, और पेंसिल यहाँ पे रेस्ट करनी चाहिए, वो पेंसिल सीधी खड़ी नहीं रहनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, अब बच्चे को पेंसिल होल्डिंग अच्छे से आ गई है। स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा लिखना शुरू कर दे, और जब लिखे तो अच्छा लिखे, अगर लाइन लगाए तो सीधी लगाए, अगर कुछ भी लिख रहा है तो उसकी शेप अच्छी हो। दे नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट एक्चुअली। ना टीचर्स को और ना ही पेरेंट्स को इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो होती है डूडलिंग, बच्चे को वो सिखाएं। गिव देम द कलर्स, वैक्स कलर्स, एंड लेट द चाइल्ड बी फ्री टू राइट एनीथिंग, टू डूडल अबाउट। कुछ भी करे, बच्चा बस लिखे। वो शेप मत देखिए, वो लाइन टेढ़ी है सीधी है वो मत देखिए, उसने क्या बनाया वो मत देखिए, वो बस
गोल गोल उसको लिखे जा रहा है, कुछ भी लिखे जा रहा है, उसको लिखने दीजिए। द चाइल्ड शुड बी फ्री फॉर दैट। उससे क्या होता है कि उसकी पेंसिल होल्डिंग जो है, ग्रिप, वो बनती है। और वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेसिक चीज है हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज आगे जब बच्चा लिखना सीखेगा, अगर ग्रिप उसकी अच्छी होगी तो वो जो भी स्ट्रोक्स बनाएगा वो बहुत अच्छे बनाएगा। देन उसके बाद डूडलिंग के बाद हम आते हैं कि बच्चे को स्ट्रोक्स पहले सिखाएं टीचर्स, जैसे कि स्टैंडिंग स्ट्रोक है, स्लैंटिंग स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक्स जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्ट्रोक्स में क्या, अगर हम इंग्लिश हैंडराइटिंग सिखा रहे हैं तो उसमें कौन से स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर हम हिंदी हैंडराइटिंग सिखा रहे हैं तो उसमें कौन से स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लिश हैंडराइटिंग में जो स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट हैं वो है, ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो है स्लैंट, और इसमें हमें स्ट्रेट, जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो बच्चे को सिखाना है। सो फर्स्टली द चाइल्ड विल राइट, वो सीधे स्ट्रोक्स नहीं जाएंगे, वो थोड़ी सी लाइन स्टेड ही होंगी। बट अगर ग्रिप उसका अच्छा है तो वो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन को अच्छे से लगा पाता है। तो ये है पेंसिल होल्डिंग के बाद की बात, क्योंकि ग्रिप अगर स्ट्रांग हो चुकी है उसके बाद जब बच्चा लिखेगा तो वो स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस बहुत अच्छे से लगाएगा। देन हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रोक्स हैं, वो हैं स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। सबसे पहले स्ट्रोक्स हिंदी में सिखाने के हैं जो है स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। सबसे पहले बच्चों को स्ट्रोक्स के लिए स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर स्ट्रोक्स अच्छे हैं, सबसे पहले ग्रिप अच्छी है, फिर स्ट्रोक्स अच्छे हैं, तो जो भी आप लेटर्स सिखाएंगे, देयर आर सर्टेन स्ट्रोक्स इन इंग्लिश, जो कई सारे स्ट्रोक्स हैं जो इन स्ट्रोक्स के बाद सिखाए जाते हैं, जैसे स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग लाइन के बाद। वो थोड़ा जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में, तो पूरा कोर्स होता है एक्चुअली, उसके बारे में जब एक्सप्लेन करते हैं तब क्लियर हो जाता है वो। देन बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है पोस्चर। जब बच्चा बैठता है, लिखता है, आपने देखा होगा या सॉरी, आप कभी भी किसी बच्चे को देखेंगे कि उसने बेस्ट हैंडराइटिंग जो लिखी है वो कौन से पोस्चर में बैठ के लिखी है। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि वो लेट जाता है, लेट के लिखता है, कभी बच्चा टेढ़ा बैठ के लिखता है। तो एज अ चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल वो कई बार हैंडराइटिंग करने लगता है। बट आपने देखा होगा सबसे सुंदर हैंडराइटिंग जो बच्चे की है वो तब होगी जब वो प्रॉपर पोस्चर में बैठ के लिखेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? Back of the child should be straight when writing, and while writing the child should bend over the notebook a bit, और जो उसका हैंड है और नोटबुक है, नोटबुक a bit tilted it should be। मान लीजिए आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपकी नोटबुक जो है bit it should be tilted towards your left side। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो योर नोटबुक शुड बी टिल्टेड अ बिट टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये जो पोस्चर है बच्चे का लिखने का, इसमें कंसंट्रेशन भी पूरा रहता है और बच्चा बहुत अच्छे से लिख पाता है, उसको अनकंफर्टेबिलिटी फील नहीं होती है। अगर ये हैबिट बच्चों में डाली जाए तो वो बैड हैंडराइटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की लेट के लिखने की हैबिट या कहीं पे भी कैसी भी चेयर पे बैठ के लिखने की हैबिट या नीचे बैठ के लिखने की हैबिट जो है वो हमें छुड़वानी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने ग्रिप की बात की, हमने जो स्ट्रोक्स की बात की, उसके बाद हमने बात की कि पोस्चर कैसा होना चाहिए हैंडराइटिंग के लिए। देन लेट्स कम टू द राइटिंग पार्ट। मान लीजिए बच्चा अब लेटर्स सीखने लगा है, तो वो लेटर्स जो है वो कैसे सिखाने चाहिए। अब टीचर्स को अगर बताया जाए, ये चीज़ें हम पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बता रहे हैं कि सबसे पहले जब आप स्ट्रोक सिखाते हो उसके बाद आपको कुछ सर्टेन लेटर्स सिखाने हैं, क्योंकि उसकी जो शेप्स होती हैं, कुछ लेटर्स की जो शेप्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। सो उन लेटर्स को जिनकी शेप्स एक जैसी हैं उनको ग्रुपिंग कर लीजिए। उनकी ग्रुपिंग हो गई है तो उस ग्रुप में ये देखिए कि सबसे सिंपल लेटर कौन सा है। सिंपल इन द सेंस वेरी इजी टू राइट।
सो उसके अकॉर्डिंग एक हायरार्की सेट कर लीजिए कि ये सिंपलेस्ट स्टॉक है से लिखा जाने वाला लेटर है और एक जैसे स्टॉक से लिखे जाने वाले लेटर्स की ग्रुपिंग हो चुकी है। देन व्हाट यू कैन डू कि सबसे सिंपल लेटर पहले सिखाइए, थोड़ा सा टिपिकल है उससे लेकिन सेम स्टॉक का, तो उसी ग्रुप का जो लेटर्स है उसको सिखाइए, क्योंकि सेम स्टॉक जो है हर लेटर में यूज हो रहा है। तो हम उसको अगर सिखाते हैं, ग्रुप वाइज सिखाते हैं, एक सीक्वेंस से सिखाते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर द चाइल्ड टू रिकग्नाइज एंड राइट द सेम स्टॉक विद परफेक्शन। सो यहाँ पे हम इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम। उसमें भी हम आगे कभी बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए और उसको किस तरह से बच्चे को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, सीक्वेंस वाइज ग्रुपिंग क्या होती है लेटर्स की। एंड अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो आते हैं वो कुछ अक्षर की बनावट जो होती है वो कैसे होनी चाहिए और मात्राएं कैसे लगनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैंड राइटिंग। कई बार हमने देखा है बच्चे को हैंड राइटिंग सिखाते वक्त मात्राएं जो हैं वो टीचर्स या पेरेंट्स ही सही नहीं बता पाते हैं कि वो मात्रा कहाँ लगनी चाहिए, बिंदी जो है वो बिंदु कहाँ पे आना चाहिए, चंद्र बिंदु कहाँ पे आना चाहिए। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और हमें इनका ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज हैंड राइटिंग में हर चीज़ अपनी जगह पे, सही जगह पे लगाई हुई बहुत ही सुंदर लगती है। सो द बेस्ट हैंड राइटिंग्स, जब भी आपने कभी आपकी नज़रों को जो हैंड राइटिंग पसंद आती है वो बड़ी ही शेड्यूल्ड हैंड राइटिंग होती है, हर चीज़ अपनी सही जगह पे जब लगी हो तो हैंड राइटिंग अच्छी लगती है, सुंदर लगती है और बच्चे में उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप बच्चे को बचपन से ही हैबिट्स डालेंगे इन चीज़ों की तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत रहती है। अगर बच्चा थोड़ा सा भी अच्छा लिख रहा है तो ऑब्जर्वेशन टीचर की बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अगर बच्चे ने थोड़ा भी इम्प्रूव किया है तो उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएशन में आप क्लैपिंग्स ही करवा देते हो क्लास में तो उससे भी बच्चा घर जाके बताता है कि आज मेरे लिए क्लैपिंग हुई और वो बहुत खुश होता है। आप छोटा सा स्टार दे देते हो, आजकल मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, आप छोटा सा स्टार नोटबुक पे लगा देते हो तो बच्चा फूला नहीं समाता, वो बहुत खुश होता है। सो पेरेंट्स के लिए भी ये एक चैलेंजिंग पार्ट है कि बच्चे को मोटिवेट कैसे किया जाए, बट टीचर्स एक्चुअली कैन बी अ गिफ्ट टू द चाइल्ड। वो ये कर सकते हैं कि जैसे ही बच्चे को मोटिवेट करते हैं बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट रखना शुरू कर देता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो ये प्रॉब्लम लेके आते हैं, ये कंप्लेन लेके आते हैं कि बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो उस बच्चे को अब, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम बच्चे को हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेट कर रहे हैं तो हमें एज देखनी पड़ती है। मान लीजिए बच्चा 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में है, तब जाके उसकी हैंडराइटिंग जो है अच्छी नहीं है और पेरेंट्स आपके पास कंप्लेन लेके आते हैं, उस बच्चे की हैंडराइटिंग आपको इम्प्रूव करनी है तो कैसे की जाए, बिकॉज हम अभी तक बात कर रहे थे कि बेसिक स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे बच्चों को सेपरेटली हैंडराइटिंग सिखाई जाए। पेरेंट्स और टीचर्स क्या करते हैं, वो बच्चे को कहते हैं कि जैसे हम भी बचपन में क्या करते थे, हमें भी टीचर्स कहते थे राइट 1 पेज। जब भी कभी फ्री होते थे या कोई एडजस्टमेंट लेक्चर होता था तो टीचर्स कहते थे राइट 1 पेज, एंड दे थॉट कि अगर हम रिपीटेडली पेजेस बाय पेजेस लिखते चले जाएंगे तो हमारी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, एंड दैट्स एक्चुअली रॉन्ग। क्योंकि हम रॉन्ग स्ट्रोक्स के साथ लिख रहे हैं। जिस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो वही रॉन्ग स्ट्रोक्स को रिपीट कर रहा है, और वही रॉन्ग स्ट्रोक्स के साथ हाउ कैन द चाइल्ड इंप्रूव द हैंडराइटिंग, नहीं कर पाएगा। ये राइटिंग 1 पेज, even we give the assignment to the children during vacation, और वो बहुत सारे पेजेस जो हैं टीचर्स ऐड कर देते हैं कि आप 20 पेजेस लिखिए, आप 30 पेजेस लिखिए, उससे हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। एक्चुअली वो टच में रखने का एक तरीका तो है, बच्चों को राइटिंग के टच में रखने का एक तरीका है, बट उससे हैंडराइटिंग इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जो बच्चा हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना चाहता है वो किसी भी क्लास का हो, उसको स्ट्रोक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बड़ी क्लास का बच्चा है तो उसको सीधे लेटर्स पे ले आइए या वर्ड्स पे या सेंटेंसेस पे ले आइए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हर बच्चे को सिंपल स्ट्रोक से ही स्टार्ट करना पड़ता है और इसके लिए पेशेंस चाहिए।
वो बच्चा 4 दिन में 10 दिन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो स्ट्रोक सीखेगा, उसके बाद वो लेटर्स सीखेगा, एक सीक्वेंस लेटर्स सीखेगा ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स के साथ, उसके बाद जो है वो वर्ड्स पे आएगा। देन द चाइल्ड राइटिंग सेंटेंसेस विद पंक्चुएशन, बिकॉज पंक्चुएशन इज ऑल्सो वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हैंड राइटिंग, जो हम भूल जाते हैं। तो अगर पंक्चुएशन के साथ बच्चा सीखता है उस चीज़ को, खैर ये सब चीज़ें जो है वो एक के बाद एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलती हैं, और इनको अगर अच्छे तरीके से बच्चा सीख जाता है तो पेशेंस के साथ अगर बच्चा सीखता है, पेरेंट्स भी पेशेंस रखें, टीचर्स भी पेशेंस रखें, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन यू विल सी कि बच्चे की हैंड राइटिंग 100% इम्प्रूव होती है। मतलब इम्प्रूवमेंट, चेंज ज़रूर आता है, पॉजिटिव चेंज ज़रूर आता है। कितना किसकी हैंड राइटिंग में आता है वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी प्रैक्टिस करता है। सो हियर द नेक्स्ट थिंग वील टॉक अबाउट कि अब जो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है वो भी हमने देख लिया, उसके बारे में भी हमने बात की। तो अभी देखते हैं कि वर्ड्स जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो किस तरह से होना चाहिए, बिकॉज अब हम बात करेंगे साइज ऑफ द लेटर्स, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। अब साइज ऑफ द लेटर्स अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं और कुछ स्टैंडिंग लेटर्स होते हैं, कुछ फॉलिंग लेटर्स होते हैं, उसमें हमारे कैपिटल लेटर्स भी आते हैं। तो स्मॉल लेटर्स सॉरी अगर हम बात करते हैं 5 लाइन्स नोटबुक में लिखते हुए, तो उसमें तो बड़ा डिफाइंड होता है, बिकॉज आपको स्टैंडिंग लाइन के लिए आपके पास 3 लाइन्स हैं, स्टैंडिंग लेटर्स के लिए आपके पास 3 लाइन्स हैं, फॉलिंग लेटर्स के लिए आपके पास नीचे वाली लाइन है। तो उसमें बड़ा डिफाइंड होता है, उसमें बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए हम किसी भी बच्चे को सिखाते हैं, हम नर्सरी क्लास से ही 5 लाइन्स नोटबुक में सिखाना शुरू करते हैं, 4 लाइन्स नोटबुक में सॉरी, और हिंदी हम 5 लाइन नोटबुक में करवाते हैं। कभी कभी कुछ स्कूल्स में 2 लाइन्स की नोटबुक भी यूज़ होती हैं हिंदी के लिए, उसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर रहना पड़ता है। और जो 4 लाइन्स नोटबुक है उसमें सिखाते वक्त बच्चे को लेटर का साइज जो है वो अच्छे से लर्न हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा सिंपल नोटबुक पे आता है तो उसको साइज याद रहता है। अब वो साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर्स शुड बी हाफ ऑफ दैट सिंपल लाइन। अगर एक लाइन 2 लाइन्स वाली नोटबुक में जब सिंपली बच्चा लिखना शुरू करता है तो उसमें क्या होना चाहिए साइज? जो आपका स्मॉल लेटर्स हैं वो उस पूरी लाइन के हाफ या हाफ से थोड़ा सा कम में आनी चाहिए। वो डिपेंड करता है एक्चुअली, कई बच्चों की हैंडराइटिंग थोड़ी सी बोल्ड होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में, कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग थोड़ी सी हैबिचुअली थोड़ी सी छोटी होती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हाफ लाइन से ज़्यादा का स्पेस जो है स्मॉल लेटर्स नहीं लेंगे। और जो स्टैंडिंग लेटर्स हैं या आपके कैपिटल लेटर्स हैं वो सेम साइज के होंगे। अब फिर मैं बात कहूँगी कि डिपेंड करता है बच्चे के हैंडराइटिंग साइज पे कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा लिखता है। तो जब बच्चा स्टैंडिंग लेटर्स लिखेगा या फिर कैपिटल लेटर्स लिख रहा है तो वो सेम साइज के होने चाहिए, और उससे हाफ ऑफ द कैपिटल लेटर्स एंड द स्टैंडिंग लेटर्स शुड बी योर स्मॉल लेटर्स। और जो फॉलिंग लेटर्स हैं उसके लिए नेक्स्ट वाली हाफ लाइन, मैक्सिमम हाफ लाइन यूज हो सकती है। हाफ से कम वो बच्चे यूज करेंगे जिनकी हैंडराइटिंग का साइज, फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है। सो इस सीक्वेंस में अगर इस साइज में हम लोग लिखते हैं तो वो हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। एज आई टोल्ड, पंक्चुएशन इज वेरी नेसेसरी, तो वो सीखना भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हिंदी लेटर्स के साइज की। तो हिंदी लैंग्वेज में जो लेटर्स का साइज होता है वो लगभग सेम होता है। हिंदी में लेटर्स का साइज तो सेम है, लेकिन अब बात आती है जो मात्राएं लगती हैं उनका साइज क्या होना चाहिए। तो मात्राएं ऊपर की लाइन का हाफ ऑफ द लाइन शुड बी यूज्ड फॉर मात्रा लगाने के लिए ऊपर की लाइन का हाफ हम ले सकते हैं। और जो नीचे ऊ की जैसे मात्रा लगती है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है, बड़े ऊ की मात्रा लगती है, या बिंदु लगता है, तो उनके लिए अब बिंदु जो है वो लाइन के अंदर ही रहेगा,
अगर जैसे ज और ज में डिफरेंस है तो ज के नीचे जो बिंदु लगता है जब वो ज बन जाता है तो वो बिंदु तो लाइन के अंदर ही रहेगा, उसी लाइन में जिसमें आपने लेटर लिखा है उस ज के नीचे वो लग जाएगा। लेकिन जब आप ऊ की मात्रा लगाते हो तो आपको नेक्स्ट लाइन का हाफ से थोड़ा सा कम जो एरिया है वो यूज करना होगा। सो दीज आर द सर्टेन रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वाइल राइटिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चे को ये चीज़ें ज़रूर सिखाई जाएं। कई बार बच्चा ध्यान नहीं देता है एक लेटर का ऊ जो है वो दूसरे लेटर तक टच कर रहा होता है, एक लेटर जो है वो दूसरे लेटर को टच कर रहा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हिंदी में कोई हाफ लेटर है, जैसे कि आधा न है, आधा व है, आधा त है, तो वो नेक्स्ट वाले कंप्लीट लेटर से टच होता है, अदरवाइज आपके लेटर्स से ज़्यादा टच नहीं होने चाहिए। देन वी टॉक अबाउट स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स, स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स। स्पेस इक्वल अगर रहे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप बच्चे को सिखा रहे हो तो आप ये बता सकते हो कि बेटा अगर पेंसिल को आप सीधा रखते हो, सीधा वर्ड टू वर्ड के बीच में अगर आप रखते हो तो एक पेंसिल का स्पेस जो है हर वर्ड टू वर्ड के बीच में रहना चाहिए। वो इक्वल स्पेसिंग आप सिखा रहे हैं बच्चे को, और उसमें बच्चा जो है वो एक एस्टिमेट लगा लेता है। स्टार्टिंग में आप बताते हो कि बेटा पेंसिल रखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्ड टू वर्ड कितना स्पेस होना चाहिए। फिर बच्चे को हैबिट हो जाएगी और वो खुद ही एस्टिमेट लगा लेगा कि इतना स्पेस जो है लेटर्स के बीच में रखना, वर्ड्स के बीच में रखना ज़रूरी है। लेटर टू लेटर कितना स्पेस होना चाहिए? बस इतना होना चाहिए कि लेटर्स जो है वो बहुत ही जैसे कि बिल्कुल ही स्मैश दिखते हैं, एकदम क्रैम हो जाते हैं, बहुत ही पास पास अगर बच्चा लिख देता है तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश में जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके स्ट्रोक्स जो होते हैं वो खुद बिल्कुल क्लियरली साफ साफ अगर दिखाई दे रहे हैं, ना किसी लेटर में ज़्यादा स्पेस और ना ही किसी में कम स्पेस, लेकिन जुड़े हुए लेटर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सो स्पेसिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो सिखाना बच्चे को, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा चाहिए होती है, थोड़ी गाइडेंस उसमें ज़्यादा चाहिए होती है, और हैंड राइटिंग सीखते वक्त पेशेंस जो है उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस से टलता है। टीचर्स अगर उसको डांट के प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और इंटरेस्ट अगर नहीं है बच्चे का तो आप उसको अच्छी हैंड राइटिंग नहीं सिखा पाते हो। ये टीचर्स और पेरेंट्स के हाथ में है कि बच्चा कितना अच्छा लिख सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो आपको ये सब ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्ट्रोक्स होते हैं वो पहले आपको सिखाने हैं, आपको लेटर टू लेटर स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे को एक इंटीग्रेटेड हैंड राइटिंग जो है जब आप सिखाते हो, मान लिया आपने स्ट्रोक्स भी सिखा दिए, आपने लेटर्स की शेप भी सिखा दी है, आपने उसको सिंपल नोटबुक से 2 लाइन्स नोटबुक में भी आप ले आए हो प्रैक्टिस करते करते, उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड जो हैंड राइटिंग आ जाती है, उस इंटीग्रेशन के वक्त आपको ये ध्यान देना है कि बच्चा स्पेसिंग में या पैराग्राफ मेकिंग में या पंक्चुएशन में क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा है। अब इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि आपने जो भी चीज़ें सीक्वेंस वाइज सिखाई हैं वो अब सभी को यूज़ करते हुए बच्चा एक मीन्स, क्योंकि बच्चे को बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, वो पैराग्राफ किस तरह से स्टार्ट करता है, किस तरह से एंड करता है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाता है कि नहीं लगाता है, स्पेसिंग प्रॉपर्ली है कि नहीं है, ये सब चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। सो आज बहुत अच्छा चांस मिला मुझे बोलने के लिए, एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें मिला, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि नॉलेज स्पीक्स हियर। यहाँ पे कोई यूट्यूब बात नहीं कर रहा है, कोई इंटरनेट से बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक्सपीरियंस से। सो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं सोसाइटी के वो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। गोहाना मुद्रिका ने बड़ा अच्छा ही प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है, तो मैं सभी जो इससे रिलेटेड हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगी।
और कोशिश करूँगी फ्यूचर में भी आपके लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स मैं लेके आऊँ। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।